हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट माइंड हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने वैदिक सभ्यता के एक पार्ट ऋग वैदिक काल के बारे में हमने जाना था और उसके हर एस्पेक्ट को हमने जान लिया था कि कैसे आर्यों द्वारा स्थापित की गई जो वैदिक सभ्यता को हमने जाना, कैसे आर्य आए, उनका अर्थ क्या होता है और उनके द्वारा विकसित किया गया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के बारे में हमने जाना। तो आज हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में, क्योंकि ऋग वैदिक काल समाप्त हो चुकी थी पिछले लेक्चर में। तो कृपया अगर दोस्त आप नहीं देख चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 और इसके पीछे के सारे लेक्चर वहाँ होगा, वहाँ से आप देख लीजिए। अगर आप देख चुके हैं तो ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। एकदम बारीकी से देखिए और एकदम कंसेप्ट के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर को शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और कृपया इस लेक्चर को अंत तक देखें और पहले समझ ले। नोट्स बनाने की कतई चिंता न करें, क्योंकि आपको नोट्स टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। तो हम आज देखते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड के बारे में हमने जाना है कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच को हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। क्लियर? उत्तर वैदिक काल को शुरू करने से पहले हम इसके पिछले कुछ एस्पेक्ट के बारे में हम जानते हैं कि पिछले ऋग वैदिक काल तक कहाँ तक जो परिवर्तन हुआ और उत्तर वैदिक काल में क्या ऐसा परिवर्तन आया कि हम कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल आ गया। देखिए, तो पहले हम आर्थिक स्थिति के बारे में हम जानते हैं। पाषाण काल में हमने बात कही थी कि जो भी कृषि कार्यों के लिए जो हथियार यूज होते थे, जुताई के लिए या कटाई के लिए या कोई अन्य काम के लिए, तो वो जो हथियार जो यूज होते थे वो अत्यधिक क्या चीज़ के थे, वो अत्यधिक जो हथियार होते थे वो पत्थर के होते थे। इतना तो हम जानते हैं कि पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल इत्यादि के बारे में। उसके बाद हम जानते हैं कि पहली बार जो धातु की खोज हुई थी वो तांबा की खोज हुई थी। तो फिर क्या हुई, तांबा के हथियार बने। तो देखिए, इससे जो देखिए ये जो हथियार होती थी भारी होती थी। इससे हम जानते कि इसे कुशल तो नहीं कर सकते, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इसमें सहायता हुई कृषि कार्य या अन्य कार्यों में। क्लियर? तो इससे ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन आया होगा, उत्पादन आई होगी। क्लियर? उसके बाद जो तांबा के बाद आई, तांबा का भी, कांसा का भी प्रयोग उत्पन्न होने लगा। कांसा, इसका जो मिश्र धातु, इसके बारे में हमने पढ़ चुका है। तो इससे भी ये क्या थी, बेहतर थी और इससे भी ज़्यादा उत्पादन क्या अत्यधिक बढ़ी। क्लियर? उसके बाद क्या हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता तो क्या हो गई, अंत हो गई। फिर ट्रांजैक्शन एज आ गई थी और उसके बाद आर्य लोग आए तो कहलाई वैदिक सभ्यता के बारे में। और उसके पहले एस्पेक्ट हमने ऋग वैदिक कालों के बारे में हमने जाना। तो ऋग वैदिक कालों के बारे में हमने जाना कि वो भी क्या थी, एक ग्रामीण सभ्यता के, ग्रामीण संस्कृति के रूप में थी, जो कृषि दूसरा चरण में, कृषि जो दूसरा माना जाता था, पहला जो माना जाता था वो होता पशुपालन। ऋग वैदिक काल की जो आय का स्रोत वो क्या था, पशुपालन था। और जिसके पास ज़्यादा गाय होते थे वो धनी आदमी माने जाते थे और कृषि दूसरा क्षेत्र आर्थिक दृष्टि में होते थे। लेकिन क्या ऐसा स्थिति आया कि उत्तर वैदिक काल आ गया? तो देखिए, कांसा का उपयोग होती थी, तांबा, ऐसे जो एस्पेक्ट रहे, पशुपालन हुए। उत्तर वैदिक काल के हम जाने कि 1000 से 1500 से आर्यों का आगमन हुआ। उसके बाद 1000 BC तक हम कहें कि ये ऋग वैदिक काल है। लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट को यहाँ पर देखिए कि 800 ईसा पूर्व में क्या हुआ, 800 ईसा पूर्व में एक गंगा दोहाब एक जगह है, वो है अंतरजी खेरा। खेरा एक जगह है, यहाँ पर पहली बार लोहे की क्या हुई, खोज हुई। कौन है जगह, वो अंतरजी खेरा। ये कहाँ है, गंगा दोहाब के क्षेत्र में है। तो 800 BC में यहाँ सर्वप्रथम लोहे की खोज हुई और यहाँ पर लोहे की खोज हुई, जिससे कृषि कार्यों में क्या हुआ, उपयोग हुआ।
जिससे यहाँ का जो जिससे उत्पादन क्या हुआ, बढ़ा। तो जानिए कि अगर उत्पादन अगर बढ़ेगा तो मार्केट बाजार में क्या होगा, सामानों की आएगी, ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा जब होगी तो मांग भी क्या होंगे, बढ़ेगी। और जब मांग भी होंगे तो व्यापार भी होगा, और जब व्यापार होगा तो नगरीकरण का क्या होगा, विस्तार होगा। तो लेकिन उत्तर वैदिक काल में तो उतने बड़े नगरीकरण का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि लोहे की खोज तो थोड़ी ही मात्रा में हुई थी, एक बार में थोड़ी ना पूरा जगह पर फैल जाएगी। तो धीरे धीरे हुआ, जैसे हस्तिनापुर जैसे छोटे नगरीकरण का क्या हुआ, विकास हुआ, जो उत्तर वैदिक काल के आखिरी टाइम से हुआ, जो कि हम महाजनपदों काल में हम देखेंगे कि लोहे की व्यापक खोज हुई, जिससे क्या हुई, नगरीकरण, जिसे हम द्वितीय नगरीकरण कहा जा सकता है, जिसको हम अगले एस्पेक्ट में, अगले उत्तर वैदिक काल के बाद वाले महाजनपदों काल में जब मगध का जो उत्कर्ष आएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि द्वितीय नगरीकरण का क्या थी, शुरुआत थी। तो लेकिन यहीं से कुछ अब हो गई 800 BC में अंतरजी खेड़ा से क्या हुई, लोहा आयरन की खोज हुई। तो जिससे क्या हुआ, कृषि कार्यों में इसका उपयोग धीरे धीरे होने लगा, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, लोहा हुआ, तो धीरे धीरे उपयोग होने लगा। तो क्या हुआ, इससे भी अच्छा हो गया, उत्कृष्ट, हल्का और ज़्यादा आकर्षित, ज़्यादा काम करने में सहायक, इससे भी ज़्यादा यूजफुल हो गए, ये। और ऐसा लगता है कि जाना साक्ष्यों से प्राप्त होता है कि 24 बैल एक बार में क्या करते थे, जुताई का काम करते थे। जो फाल जो होता था, हल का जो फाल होता था, उसमें पहले पत्थर लगता था, तांबा लगता था, कंसा, अब आ गई उस जगह पर लोहा। तो जानिए अब हल का प्रयोग होने लगी और व्यापक स्तर पर क्या होने लगी, कृषि होने लगी। तो अनाजों की उपलब्धता क्या हो गई, बढ़ गई। तो मांग भी बढ़ गया, तो मार्केट में जो क्या हो गए, अनाजों का व्यापार पूरी उत्कृष्ट अवस्था में आ गई, जिससे क्या हुआ, नगरीकरण का धीरे धीरे विकास होता चला गया। और यही लोहा की खोज क्या होगा, व्यापक कृषि में क्या लाएगी, प्रदान लाएगी। तो उत्पादन बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। तो उसका जो टैक्स होगा, वो टैक्स कौन लेगा, तो वो टैक्स उस पर लगेगा। वो तो टैक्स कौन लेगा, राजा। टैक्स कौन लेगा, राजा लेगा। तो समझ इसका टैक्स क्या लेगा, राजा लेगा, जो किंग होगा सो। तो हमने एक एस्पेक्ट को हमने जाना, आर्थिक स्थिति को पहले समझने की दृष्टि से कैसे कैसे विकास हुआ। और 800 ईसा पूर्व में क्या हुआ, लोहा की खोज हुआ, उत्पादनों को कैसे बढ़ाया। तो उत्पादन बढ़ेगा, मार्केट में आएगी तो उसका मांग बढ़ेगा तो व्यापार होगा, और व्यापार होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स किसके पास जाएगा, किंग के पास जाएगा। तो किंग के पास अगर अत्यधिक अगर पैसा अगर हो जाए तो वो क्या काम करेगा, वो अपनी राजमहल करेगा, किलेबंदी लाएगा। और अन्य जो किंग जो होगी, किंग क्या होगी, पैसों आएगी, तो पैसा आएगा तो पावरफुल होगा। पावरफुल अगर होगा तो अन्य एस्पेक्ट क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। इत्यादि के बारे में आप समझिए कि कैसे आर्थिक स्थिति में बदलाव आया, तो कैसे राजनीतिक स्थिति में भी कैसे बदलाव आ गए। तो आर्थिक स्थिति में देखें कि उत्पादन का कैसे बदलाव हुआ और कैसे इसमें क्या हुआ, विकास हुआ। क्लियर। तो पहले जानते हैं राजनीतिक स्थिति के बारे में कि क्या घटना घटी जो ऋग वैदिक काल में थी और उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुए, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से क्या परिवर्तन हुए, सामाजिक दृष्टि से क्या परिवर्तन हुए और धार्मिक दृष्टि से क्या परिवर्तन हुए। आखिर क्या कारण है कि बौद्ध जैनों का क्या हुआ, उद्भव हुआ, उनके बारे में हम जानेंगे। और जो अंधविश्वास था, रूढ़िबद्ध धारणाओं था, कौन से कारण, कौन से ऐसे एस्पेक्ट थे जो फिर क्या हुए, जन्म ले ली। जबकि ऋग वैदिक काल में तो सब कुछ ऐसे ही चल रही थी, तो क्या कारण है कि उत्तर वैदिक काल से ये असमानता की भावना आ गई। तो अब देखते हैं चैप्टर के अनुसार। पहले देखिए लौह युग का। लौह युग कब, 800 ईसा पूर्व। कहाँ मिला है, अंतरंजी खेड़ा, प्राचीनतम स्रोत।
तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से बन जाएगा कि लौह का खोज सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, और यहाँ त्रिखेरा हुआ है, और लगभग जो टाइम पीरियड है 800 ईसा पूर्व है, तो यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। अब वैदिक सभ्यता की हम उत्तर वैदिक सभ्यता की हम क्या देखते हैं, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानते हैं, पॉलिटिकल के जीवन में हम जानते हैं। तो देखिए राजनीतिक जीवन कैसी थी। राजनीतिक जीवन के बारे में हम जानते हैं तो पहले एक बार रिकॉल करने थे ऋग वैदिक काल के बारे में। ऋग वैदिक काल में क्या होते थे, कबीला होता था, कबीले में कई सारे लोग यहाँ पर रहते थे, कई सारे गण संघ रहते थे, सभा होती थी, समिति होती थी, और यहाँ की एक किंग चुनी जाती थी, वो होती थी किंग। ये जो राजा जो होता था उसका जो पावर होता था वो क्या, कुशल योद्धा के आधार पर चुने जाते थे, कुशल जो होते थे वो होते चुने जाते थे। और इस राजा का बस इतना ही कर्तव्य होता है कि वो अपने कबीले को क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। बस कबीला का क्या है, एक मुखिया था और कुछ नहीं था। और इसके मिलने वाला जो टैक्स था वो टैक्स बस स्वेच्छा से दिया जाता था, ताकि वो काम कर रहा है इसलिए उसको स्वेच्छा से दिया जाने वाला था। उत्तर वैदिक काल में ऐसा क्या हुआ, ये जो किंग जो कुशल के आधार पर चुने जाते थे, अब ये हो गए क्या, वंशागुणत हो गए। ये जो किंग जो थे यही क्या हो गए, अब पावरफुल हो गए। तो किंग जो क्या हो गए, वो वंशागुणत हो गए। वंशागुणत यानी अस्थाई हो गए। अब ये जो किंग जो थे अब अस्थाई हो गए, अब कुशल के आधार पर नहीं, दार्शनिक यही जो धीरे धीरे क्या हो गए, यही वंशागुणत हो गए। जो पहले ऋग्वैदिक काल में बेटा का, जो राजा का बेटा जो होता था वो राजा नहीं होता था, अब हो गया कि राजा का बेटा क्या होगा, राजा होगा। तो किंग में ये अब हो गई, एक क्या हो गई, परिवर्तन हो गई। तो सुनिए, जो किंग पहले सिर्फ कुशल के आधार पर चुने जाते थे, कोई पावर उतना ज़्यादा नहीं था, और सभा समिति गण संघ मिलकर ही शासन प्रणाली एवं अन्य कार्यों को संभालते थे। अब उसका दायित्व हो गया किसके पास, किंग के पास। तो समझिए किंग के पास ज़्यादा शक्ति आएगा तो सभा समिति या गण संघ जैसी शक्तियों की पावर क्या होगी, जिसकी जो पावर होगी क्या हो जाएगी, कम जाएगी। जबकि किंग के पास अगर ऊपर शक्ति जाएगी तो सभा समिति की जो शक्ति होगी वो नीचे हो जाएगी। अब वो जो हो गए यहाँ पर किंग जो हो गए वो क्या हो गए, वंशागुणत हो गए, अब पावरफुल हो गए, शक्तिशाली हो गए। न्याय की बात करते हैं, लेकिन अब भी न्याय प्रणाली के बारे में उतनी राजा इन्वॉल्व नहीं हुए थे। अभी न्याय कार्य जो था वो छिटपुट में चल रही थी। अभी वो न्याय कार्यों के लिए जैसे अन्य राजाओं से अकबर अशोक ऐसे न्याय प्रणाली इस समय भी नहीं चल रही थी। क्लियर। अब अस्थाई सेना का विकास हो गया था, नहीं, अस्थाई सेना भी अभी नहीं रख चुके थे, अभी अस्थाई सेना भी नहीं रखते थे। अब अस्थाई सेना अब तो कुछ शुरुआत भी हुआ है, कुछ पैसे ही आने लगे हैं, कुछ टैक्स ही चुंगी मिल रहा, तो अभी अस्थाई सेना का निर्माण नहीं हुआ था। कुछ वहीं पर जो कबीले के लोग थे वही क्या करते थे, उसको सेना का काम करते थे। अस्थाई सेना का अभी विकास नहीं हो सकता। बड़े बड़े जो किला जो थे, बड़े बड़े जो किला थे, जो शान शौकत थी अभी नहीं हो चुकी थी, और साधारण रूप से शासन चलता है। तो अब एक जो ध्यान देने बात है कि वंशागुणत, अब जो किंग जो था अब क्या हो गई, अस्थाई हो गया। कर जो था अब बाध्यकारी हो गए, टैक्स तो देना ही है। उसके बाद न्याय प्रणाली, अस्थाई सेना का अभी उतना विस्तृत रूप में विकास नहीं हुआ था। क्लियर। तो देखिए अब जो प्रशासन की जो इकाई जो थी, अब प्रशासन जो थी, हम जानते हैं कि प्रशासन की जो छोटी इकाई होती है वो फैमिली होती है, परिवार। अब उसके बाद हम जाने, अब यहाँ पर क्या, परिवार से लेकर यहाँ से कहाँ तक आ गया, जन से लेकर अब जनपद तक आ चुका था। अब धीरे धीरे ऐसा निर्माण, अब जनपद तक निर्माण इसका हो चुका था कि परिवार विश्व जन और जनपद तक हो गया था। और इसके उत्तर वैदिक काल के लास्ट एज के बाद, उसके लास्ट अंत के बाद आ जाएगा जनपद से, और उसका जो
राजनीतिक स्थिति बढ़ जाएगी और वही हो जाएगा महाजनपद। तो परिवार, विश्व, जन और जनपद हो गया, और उसके बाद जो क्षेत्र बढ़ जाएगा वो होगा महाजनपद। तो जनपद तक स्थिति आ गई थी। तो प्रशासन की इकाई पूछेगा, छोटी इकाई कौन है? परिवार है, और सबसे बड़ा यहाँ पर जनपद हो गई थी। तो प्रश्न पूछेंगे कि लौह का खोज अजंती खेरा में हुआ था, सबसे प्राचीनतम स्रोत। कैसे शासन हो गई थी उत्तर वैदिक काल में? अस्थाई हो गई थी। कर क्या हो गए थे? बाध्यकारी हो गए थे। कृषि कार्य पर कितना कर? 1/6। यहाँ पर मजदूरी का महीने में 1 दिन काम करना होता था। न्याय का कोई विशेष जानकारी यहाँ पर भी उतना उत्कृष्ट नहीं मिलता है। अस्थाई सेना का विकास अभी नहीं हो चुका था, बड़े बड़े किलेबंदी इत्यादि का विकास यहाँ पर नहीं हो चुका था। और प्रशासन की छोटी इकाई कौन थी? फैमिली, परिवार थे। और सबसे बड़ा यहाँ पर क्या थी? जनपद तक आ चुके थे। तो ये थी ऋग वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में। अब देखते हैं सामाजिक स्थिति कैसी थी। सामाजिक जीवन, जो समाज जो थी कैसे थी? तो देखिए, हमने ऋग वैदिक काल में क्या पढ़ा था कि जो ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त 4 वर्ण का विभाजन था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वो होते थे किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर। इसका मतलब होता था, उसमें हमने देखा था कि एक परिवार है तो इसमें ब्राह्मण भी हो सकते थे, क्षत्रिय भी हो सकते थे, वैश्य भी हो सकते थे, और शूद्र भी, क्योंकि आधारित थे कर्म के आधार पर। लेकिन हमने बताया था कि कुछ लोगों की मानसिकताओं, रूढ़िवादी धारणाओं के कारण धीरे धीरे इसमें रूढ़िवादिता आ गई, और ये कर्म के जगह पर क्या हो गई? उत्तर वैदिक काल से हो गई जन्म के आधार पर। इसका मतलब था कि एक परिवार में क्या होंगे? अनेक वर्ण नहीं होंगे, बल्कि जिस कुल में वह जन्म लेगा, जिस वर्ण में जन्म लेगा, वो उसी वर्ण या कुल के होंगे। ऐसा उत्तर वैदिक काल में हो गई। तो क्या सब कुछ वही है, सिर्फ बदल गए, कर्म के आधार पर हो गए, जन्म के आधार पर। तो यहाँ भी वो हो गई कैसी? जन्म के आधार पर हो गए, क्या? वर्ण। और वर्ण इसमें भी कितने प्रकार के थे? तो वो थी 4 प्रकार के। तो तो क्या है? पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो देखिए, कोई अंतर नहीं है, बस ये जो कर्म जो था वो यहाँ पर हो गया क्या? जन्म हो गया। ये हो गया जन्म के आधार पर हो गया, बिल्कुल बात वही है, सिर्फ जन्म के आधार पर हो गया। अब एक परिवार में वैसा बात नहीं था कि ऋग वैदिक काल के अनुसार, अब हो गया जन्म के आधार पर। तो इसका मतलब देखिए कि ब्राह्मण का मतलब क्या होता है कि जो मंत्रों का उच्चारण, जो शिक्षा दे, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय जो रक्षा करे वो क्षत्रिय है। वैश्य जो व्यापार, कृषि या अन्य काम करे वो वैश्य है। और शूद्र जो इन तीनों की जो सेवा करे वो शूद्र है। ठीक, तो अब समझिए, सोचने वाली बात यह है, क्या ब्राह्मण का अगर बेटा कि वो नशाबाज अगर निकल जाए, या कोई काम का ना रहे, कोई अनपढ़ अगर हो जाए, तो क्या हम उसको ब्राह्मण ही कहेंगे? क्या अगर वैश्य का जो बेटा जो होगा, अगर वो पढ़ लिख कर ज़्यादा शिक्षित हो गया, तो क्या वैश्य ही कहेंगे? तो इन सारे प्रश्नों का क्या हो गई? उठने लगी। जिस प्रकार का रूढ़िवादिताओं के अनुसार क्या हो गई? इसमें अविश्वास, असंतुलन, असमानता उत्पन्न होने लगे, जिसके कारण अन्न का उपयोग होने लगा। और इसमें इन तीनों की, क्योंकि शूद्र को अब क्या हो गई? सबकी अब क्या हो गई?
दुश्मनी हो गए। क्षत्रिय इससे ज़्यादा ताकत पे थे, ज़्यादा पैसा वाले थे, लेकिन फिर भी अब क्या करना है, दूसरे नंबर पर है। इससे कई कई वैश्यों की कई कई जो व्यापार जो थे कई कई जो व्यापारी थे उनके पास तो इन सबसे ज़्यादा, राजा से भी ज़्यादा पैसे थे, लेकिन वो भी समाज की दृष्टि से तीसरे नंबर पर थे। तो जो सामाजिक जो रौंद इस पर चिढ़ गई, असमानताएं आ गई, और समानता जब आ गई तो इस पर क्या हो गई, रूढ़िवादिता इन लोगों में आ गई। तो इसी आधार पर क्या हो गई, जन्म के आधार पर और असमानता यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहीं से शुरुआत हो जाता है, जहाँ वर्ण कर्म के आधार पर थी, अब हो गई जन्म के आधार पर। क्लियर। और इसी आधार पर देखेंगे बाद में बौद्ध धर्म, जैन धर्म आएंगे और उन्हें इन सारी मार्गों के निर्माण की बात करेंगे। तो ये देखें कि वर्ण कैसी हो गई, तो अब हो गई जन्म के आधार पर, और इन सारी चीज़ों में असमानता आने लगे। तो सामाजिक जीवन के बारे में हमने जाना। अब है आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक जीवन के बारे में देखें तो हमने बताया कि जैसे लोहा का 800 ईसा पूर्व में लोहा की खोज हो गई। लेकिन देखिए कि कोई भी चीज़ आ जाता है, नया चीज़ उपयोग होता है, तो क्या एकाएक आ जाती है पूरे कि एकाएक उपयोग? क्योंकि आज से अगर मोबाइल का मानिए कि मोबाइल का उपयोग हुआ होगा, क्या पूरा विश्व में मोबाइल एकाएक 6 महीना 1 सालों के अंदर आ गए? नहीं, इसमें टाइम लगता है पसरने में, इनको टाइम लगता है हर जगह विकास होने में। तो 800 ईसा पूर्व में भी तो लोहा की खोज ही हुई है, तो क्या पूरा क्षेत्र में लोहा का उपयोग होने लगेंगे? नहीं, धीरे धीरे होंगे। और ऐसा हुआ कि उत्तर वैदिक काल के अंत से इसका प्रयोग हुआ, जिससे नगरीकरण का बढ़ावा मिला। वो महाजनपद काल में इसका प्रयोग व्यापक देखने को मिलते हैं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ये भी जो उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता थी वही ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता या ग्रामीण संस्कृति भी कह सकते हैं। और इसमें जो था लोहा का प्रयोग उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। और जो लेकिन एक बात ध्यान देने की बात है कि धीरे धीरे इसका प्रयोग होने लगे। तो ये बात है कि पहले ऋग वैदिक काल में हमने पशुपालन को देखा था। किसको देखा था? पशुपालन को। तो यहाँ पर हो जाएगी प्रथम जो आर्थिक क्रिया हो जाएगी वो कृषि, एग्रीकल्चर हो जाएगी। और द्वितीय जो श्रेणी में आ जाएंगे वो द्वितीय श्रेणी में आ जाएंगे पशुपालन। इसका मतलब नहीं कि जो अस्थाई हो गए अब कृषि करने लगे तो पशुपालन को बिल्कुल भूल गए। अभी वो पशुपालन ही करते थे, गाय को अधिक माना जाता था। कृषि भी होती थी, लेकिन जगह जो पहला स्थान जो किसने लिया? कृषि ने ले लिया। अब कृषि होने लगी और पशुपालन हो गए दूसरे नंबर पर। तो अब दूसरे नंबर पर क्या हो गए? पशुपालन। तो पहले देखिए कि आर्थिक जीवन जो मुख्य कौन हो गए? कृषि हो गए। दूसरा नंबर पर हो गए पशुपालन। ठीक, जीविकोपार्जन का क्या हो गया? मुख्य हो गए कृषि और दूसरा हो गए पशुपालन। और सभ्यता कैसी संस्कृति थी? ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक, मुख्य फसल की अगर बात करें कृषि में तो गेहूं, जौ इत्यादि। ठीक, इत्यादि उगने लगे इत्यादि का मुख्य फसल गेहूं, जौ इत्यादि थे। क्लियर। एक नोट देने बात है कि ऋग वैदिक काल के आर्यों के कपास की जानकारी नहीं थी। क्लियर। तो ऐसी कृषि थी, ग्रामीण सभ्यता थी, पशुपालन होते थे, गाय की खोज, गाय को हमेशा माना जाता था और ऐसी स्थिति थी। अब आते हैं धार्मिक स्थिति के बारे में। धार्मिक स्थिति में देखते हैं, देखिए इसमें भी बदलाव आए। ऋग वैदिक काल में जो प्रिय देवता थे क्या थे? इंद्र थे। हमने जाना कि ऋग वेद के 2800 बार उनका उल्लेख है। और मुख्य जो देवता थे वो कौन थे? इंद्र थे। और इंद्र जो वर्षा का देवता कहा जाता था। तो इसमें जो प्रिय जो देवता थे उस प्रिय देवता हो गए, प्रिय देवता ऋग वैदिक काल में इंद्र थे। तो यहाँ पर हो गए प्रजापति। अंतर देखने को मिल रहा है यहाँ पर।
ठीक। जो पूषण जो हो गए, पूषण हो गए शूद्रों के देवता, पूषण शूद्रों के देवता हो गए। इसमें आश्रम का उल्लेख मिलना है। उत्तर वैदिक काल से आश्रम की व्यवस्था आ गई, 4 प्रकार के आश्रम, क्लियर, आश्रम की व्यवस्था आ गई। अब इसमें क्या हो गई, आश्रम की व्यवस्था हो गई। महिलाओं की जो स्थिति थी, अब महिलाओं की स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति अब थोड़ा अब नीचे जाने लगी। जैसे अगर आप अगर मान लेते हैं, मैथ में पढ़े होंगे, तो अब जो ऐसी थी, अब की जो ऊपर महिलाओं की जो स्थिति मानी कि ऐसे महिलाओं की स्थिति है, तो महिलाओं की स्थिति अब नीचे ऐसे जा रही है, एकाएक नहीं गया, ऐसे नहीं, अब एकाएक ऐसे अब जाने लगी। अब नीचे महिलाओं की स्थिति अब जाने लगी। एकाएक महिलाओं को भी अभी अधिकार थे, लेकिन अब थोड़े थोड़े महिलाओं की स्थिति क्या हो गई, कमजोर होती चली गई। और जानते हैं कि प्राचीन काल में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सबसे कमजोर चली जाएगी, मध्यकाल में कमजोर, और तब होगी जब आधुनिक काल जब आएगा, तो उसके बाद जब स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले इत्यादि जब आधुनिक जो थिंकर आएंगे, तो फिर महिलाओं के उत्थान के बारे में बात करेंगे। तो महिलाओं की स्थिति अब क्या हो गई, धीरे धीरे नीचे चलती चली गई, क्लियर। अब क्या हो गए, आश्रम का उल्लेख मिलता है, पुनर्जन्म का यहाँ पर साक्ष्य, पुनर्जन्म का भी अब उल्लेख मिलेगा, पुनर्जन्म का भी, आश्रम का उपयोग होने लगा, आश्रम का स्रोत। उसके बाद महिलाओं की स्थिति के धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, पुनर्जन्म का यहाँ पर, पुनर्जन्म का साक्ष्य मिलने लगे, क्लियर। तो पुनर्जन्म का यहाँ तो जो कंसेप्ट था, जो अवधारणा था, आ गई। तो प्रिय देवता इसमें ध्यान दी, धार्मिक स्थिति में प्रजापति हो गए, पोषण अब हो गए क्या, शूद्रों के देवता हो गए, आश्रम का अब उल्लेख यहाँ पर हो गया, महिलाओं की स्थिति में अब धीरे धीरे क्या हो गई, कमी आ गई, पुनर्जन्म का भी उल्लेख अवधारणा यहाँ पर आ गई थी। तो ये थी धार्मिक स्थिति के बारे में, क्लियर। अब एक और बात ध्यान देने बात है कि अब यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल के लास्ट एज जो थे, यहाँ पर यज्ञ होने लगे, और अधिक मात्राओं में, अधिक संख्याओं में क्या हो गया, यज्ञ होने लगे। और वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, और उसके बाद राजसूरी यज्ञ व्यापक स्तर पर होने लगी, यज्ञ होने लगे अपनी श्रेष्ठता के अपनी शक्ति को दिखाने के लिए। और यहाँ पर कर्मकांड बहुत अधिक बढ़ गए, अब अत्यधिक स्तर पर हिंसा होने लगी। अब जो जानवरों जो होते थे उनको क्या हो गया, अब बलि चढ़ाने लगे। अब कर्मकांड जो होते थे अब बहुत अधिक चरम अवस्था में आ गई। अब यज्ञ होने लगे, कर्मकांड जो थे अब अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगे, और हिंसा का जो होता था वो अत्यधिक यहाँ पर उत्तर वैदिक काल से होने लगी। महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई, जो वर्ण थे वो जन्म के आधार पर हो गई। आर्थिक स्थिति में क्या बढ़ोतरी हुई, जिससे टैक्स के पास किंग अब मजबूत होने लगे, अब आर्थिक दृष्टि से राजा जो थे, किंग जो अब मजबूत होने लगे आर्थिक दृष्टि से, ब्राह्मण जो थे सामाजिक दृष्टि से मजबूत होने लगे, महिलाओं की स्थिति कमजोर होती चली गई, कर्मकांड बहुत ज़्यादा होते गए। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल की क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, समाप्ति होगी। और उसके बाद तब जो था वो जन होगी। हमने देखा कि परिवार, जन, फिश, जन, और उसके बाद जनपद। अब उसके यही इसको लास्ट उत्तर वैदिक काल से महाजनपदों का क्या होगा, महाजनपदों का क्या होगा, उदय होगा। और भारत में 16 महाजनपदों का क्या होगा, उदय होगा। उसके बारे में हम लेक्चर अब आगे हम लेंगे, महाजनपदों का एक लेक्चर, वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें हम जानेंगे। तो यही उत्तर वैदिक काल से धीरे धीरे कैसे होगा, देखते हैं समाज को सामाजिक आर्थिक रणनीति से जाएगी, और वो हो जाएगा 16 महाजनपदों का क्या उदय होगा। क्योंकि जानते हैं कि किंग के पास, हम जानते हैं कि किंग के पास क्या होगा, शक्ति आएगा, तो किंग क्या होगा, अपनी क्षेत्र को विस्तार करने लगेंगे, और वही विस्तार 16 महाजनपदों के रूप में आएगा। और वही 16 महाजनपदों में से कोई महाजनपद क्या होगी, दूसरे संधि करके उनमें मिल जाएंगे, और कोई जो महाजनपद होंगे किसी को अपने हड़प कर अपनी एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेगा। और वही साम्राज्य में एक जो साम्राज्य आप जानते होंगे अपने ही बिहार का जो है सर्वप्रथम वो है मगध साम्राज्य, क्या होगा, सबको अंडर में कंप्लीट कर लेगा। और मगध राज्य का उत्कर्ष हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बस इतना ही। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम में क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या तो कमेंट्स करके पूछ लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें।